दोस्तों नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर हूँ। मैं आज हमारे 42 पेटेंट पेज के 19 नंबर का प्रोडक्ट और 14 नंबर का प्रोडक्ट के माध्यम से मैं हेमोराइड पाइल्स, वेरिकोज वेन, लिम्फ नोड, आपका ब्लीडिंग पाइल्स या इंटरनल पाइल्स, हेमोराइड पाइल्स या एक्सटर्नल पाइल्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही इसी से जुड़ा हुआ एक रोग होता है जो हार्ट से रिलेटेड होता है, जिसमें राइट एरोटा हार्ट फेलियर आता है। तो आइए समझते हैं वॉइस और ऑडियो और इस ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड के माध्यम से कि हम कैसे उपयोग करें और कैसे समझें कि ये क्या है, फिस्टुला है, पाइल्स है या कुछ और। तो आइए जानते हैं हेमोराइड पाइल्स के बारे में। आप सभी के सामने एक इमेज है। इस इमेज के ऊपर का जो भाग है जिसके ऊपर लिखा है इंटरनल और एक नीचे का भाग है जिसको लिखा हुआ है एक्सटर्नल। ये जो भाग होता है इंटरनल वाला, ये पार्ट को हम इंटरनल मानते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल डायलेटेड ऑफ वेन। डायलेटेड इन वेन, ये एक कंडीशन होती है। ये कंडीशन लिम्फ नोड, वेरिकोज वेन, हेमोराइड तीनों में बनती है। इस कंडीशन का मतलब होता है एक कोई नस सीधी आ रही है या बैंड जैसे भी आ रही है, ये नस अगर ऐसे ऐसे बबलिंग कर जाए, तो ये बबलिंग का जो मतलब होता है ये सीधा ना आकर के ये मुड़ गई, क्रैप कर गई। तो ये जो कंडीशन होगी इसको कहते हैं एबनॉर्मल डायलेटेड इन वेन। अगर ये आपके घुटने के पीछे एड़ी तक होगा तो वेरिकोज वेन। अगर यही चीज आपके इंटरनल स्पिंचर जो पोर्शन होता है, अगर ये वहां से हो तो उस कंडीशन में इसको एबनॉर्मल डायलेटेड इन वेन इंटरनल या इसको हेमोराइड पाइल्स, इंटरनल हेमोराइड पाइल्स कहते हैं। तो इसी के बारे में आज मैं विस्तार से समझाने आया हूँ। एनस के जो दो पार्ट होते हैं जिसमें इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर, जो कि इसको एनस पार्ट बोलते हैं और इसको रेक्टम पार्ट बोलते हैं। इसके अंदर जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, यदि ये पैरों में पाया जाता है तो इसको हम वेरिकोज वेन कहते हैं। लेकिन यही कंडीशन एबनॉर्मल डायलेशन अगर एनाल के अंदर हुआ तो इसको पर्टिकुलर वेरिकोज सेल या वेन में पाया जाता है तो इसको वेरिकोज वेन कहेंगे। परंतु यदि एबनॉर्मल डायलेशन यदि एनाल के कैनाल के अंदर पाया जाता है तो इसके अंदर जो ब्लड वेसल होती है, ये जो ब्लड वेसल दिख रही है आप लोगों को, ये ब्लड वेसल है दोनों साइड से। ये बाहर की वाल हुई, ये बाहर की वाल हो गई। इसको भी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा फिस्टुला में। बट ये काम क्या करती है? इसका काम होता है जो इंटरनल ब्लीडिंग है, अगर मान लेते हैं किसी कंडीशन में ये जो पर्टिकुलर ब्लड वेसल जो ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, ये आर्टरी से ब्लड आता है हार्ट के द्वारा। जब पंप लिया जाता है, कंसर्न तो होता है, तो उस कंडीशन में जब पंप लेता है तो ये ब्लड जो आर्टरी के द्वारा आता है
और पर्टिकुलर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है, जो कि वेन में वो पर्टिकुलर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो वहां पे छोड़ता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां से कैरी करता है, और वही कार्य को करते हुए इस कार्य को हम लोग बोलते हैं वेरिकोसिटी। वेरिकोसिटी किसको कहते हैं? इस पार्ट को, एबनॉर्मल डायलेटेड इन वेन को हम कहते हैं वेरिकोसिटी। तो वेरिकोसिटी इस कैनाल के अंदर एबनॉर्मल डायलेशन होता है, उसको हम लोग हेमोराइड या पाइल्स कहते हैं। इंटरनल में क्या होता है? ये वेरिकोसिटी जो होती है वो एनाल के अंदर में पाई जाती है। जो वेरिकोस वेन होती है वो इस टाइप की होती है, और ये उसका प्रारूप बना के दिया मैंने। इसके बीच में जो गैपेज होते हैं वो भी बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, जब ये बैंड हो जाती हैं, खुल करके बैंड हो जाती हैं, तो जब ये बैंड हो जाती है तो ये एबनॉर्मल तरीके से इंटरनल अंदर होती है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरनल एनाल वेन एबनॉर्मल या इंटरनल हेमोराइड। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सुपीरियर मेंजेटिक वेन होती है। कहाँ? यहां से मेंजेटिक वेन। सुपर मेंजेटिक वेन होती है। ये किससे जुड़ा रहता है? ये सुपर मेंजेटिक वेन जो जुड़ा रहता है ये पोर्टल वेन से जुड़ा रहता है। पोर्टल वेन से ये जुड़ा रहता है। पोर्टल वेन जो रहता है वो किससे जुड़ा रहता है? वो लीवर से जुड़ा रहता है। लीवर किससे जुड़ा रहता है? लीवर जो रहता है वो जुड़ा रहता है इंफीरियर वेन कावा से। इंफीरियर वेन कावा से। इंफीरियर वेन कावा जो होता है वो किससे जुड़ता है? ये जुड़ता है हेपेटिक वेन से। हेपेटिक वेन जो रहता है वो किससे जुड़ा रहता है? हेपेटिक वेन जो रहता है वो फिर जुड़ता है इंफीरियर वेन का। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सुधार लेते हैं इसको। लीवर जो होता है वो हेपेटिक वेन से जुड़ा रहता है, और हेपेटिक वेन जो रहता है वो इंफीरियर वेना कावा से जुड़ा रहता है। वेना कावा जो रहता है सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो राइट एट्रियम ऑफ हार्ट से जुड़ा रहता है। अगर किसी कंडीशन में अगर हम कहें कि जो वेन है वो डायलेटेड जो हुआ वो प्रोड्यूस हो गया, जो कहाँ पे प्रोड्यूस हो गया? कैनाल के अंदर। वेन थी, वेन डायलेटेड हुई, डायलेटेड होकर के ये वेन प्रोड्यूस होकर के ये कहाँ गई? कुछ भाग एनाल के अंदर जब प्रोड्यूस हुई तो ये इस तरीके से एबनॉर्मल हो गई, फूल गई, स्वेलिंग आ गया यहाँ पे। अब जब ये फूल गई तो ये फूलने की वजह से ये ब्लॉकेज हो गया, यहाँ पे ब्लॉकेज बना देगा, ये सब जगह ये ब्लॉकेज बना देगा। धीरे धीरे ये ब्लॉकेज बढ़ते जाएगा, और जब ये ब्लॉकेज बहुत दिनों तक हो जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे म्यूकस जो होता है उसका रिसाव बढ़ जाए,
उसके वजह से एनाल के इस पोर्शन में, एनाल के इस पोर्शन में खुजली हो। एनाल का जो ये पोर्शन होता है ये वेन, सॉरी एनाल वेन कहलाता है। इसको रेक्टम कहेंगे। ये एनाल हुआ। इस पूरे पोर्शन को, ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा नीचे तक बना है, इसको एनाल कहेंगे। अब एनाल वेन जो होता है उसका काम क्या है? एनाल वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से लेके जाना। पहला तो ये जब ब्लॉकेज बना चुका होगा तो यहाँ से ये ले जाने के लिए सक्षम नहीं होगा। ऐसे अवस्था में पेशेंट का बीपी बढ़ेगा, बीपी लो भी हो सकता है। अगर बहुत दिन तक बनाया रहेगा तो एनीमिक होगा, सीवियर एनीमिक होगा, उसके वजह से बीपी लो हो सकता है। अगर वैसी कंडीशन नहीं रहती है और ये रिटर्न मार देता है, तो रिटर्न मारने से क्या होगा? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा सुपीरियर मेंजेटिक वेन में। सुपर मेंजेटिक वेन में जाने के बाद ये इसका प्रेशर फिर से वापस होगा पोर्टल वेन पे। पोर्टल वेन पे प्रेशर जाने से क्या होगा? हाइपर टेंशन बढ़ेगी, तो बीपी लो हो सकता है, ऑब्लिक हाई हो सकता है। बीपी हाई हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होगा? जब पोर्टल वेन के ऊपर होगा तो पोर्टल वेन की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। यहाँ एक ब्लॉकेज भी लिख लीजिएगा, ब्लॉकेज होगा। अब जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो कॉन्स्टिपेशन जब होगा तो ये इसका जो प्रेशर पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? इसका प्रेशर पड़ेगा सुपीरियर वेन कावा के ऊपर। यहाँ पे होगा। ठीक है, पहले निकलेगा सुपीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा से निकलेगा तो ये जगह पे हो सकता है, यहाँ से यहाँ के बीच में जो डायलेटेड एबनॉर्मल डायलेटेड वेन जो है वो वहाँ पे ब्लॉकेज बनाया हो, तो पहला कंडीशन हुआ ब्लॉकेज। दूसरी कंडीशन हो सकती है सुपीरियर मेंजेटिक वेन के ऊपर प्रेशर हो, जब वो प्रेशर ज़्यादा होगा तो बीपी लो या हाई करेगा। तीसरी कंडीशन है अगर वो पोर्टल वेन पे जाता है तो पोर्टल हाइपरटेंशन करेगा। ऐसे कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या कोलेरा हो सकता है। कोलेरा हो सकता है मतलब डिसेंट्री हो सकती है। कोलेरा नहीं लिखना चाहिए, डिसेंट्री ठीक होगा। डिसेंट्री हो सकती है या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों कंडीशन आती है। ठीक है, इंटरनल में क्या होता है? एबनॉर्मल जो वेन हुई रहती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड आर्टरी कैनाल और ब्लड वेजल के माध्यम से आर्टरी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। और एबनॉर्मल कंडीशन में जो वेन होती है, यदि एनाल कैनाल में पाया जाता है तो इसको ही हम लोग हेमोराइड पाइल्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। एक्सटर्नल में भी ये जो डायग्राम बनाया हूँ ये इंटरनल का है, ये वाला जो डायग्राम है ये इंटरनल का है। एक्सटर्नल को अभी नहीं समझाया हूँ, एक्सटर्नल को भी समझाऊंगा। तो जब ये इस तरीके से जाएगा, ये लीवर के पास पहुंच जाता है और लीवर के पास जाने के बाद क्या होता है? लीवर के बाद ये जाता है हेपेटिक वेन के ऊपर। जब हेपेटिक वेन पे जाएगा तो ये बनाएगा हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी बनाएगा।
जब हाइपर एसिडिटी बनाएगा तो ये जब ये आपका हेपेटिक वेन से क्रॉस करके ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में जब ये ऊपर लेके जाएगा तो ये ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो एनल वेन के वजह से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम के अंदर पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका पल्मोनरी से एरोटा को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो सप्लाई होती थी, वो सप्लाई बाधित होगी। इसके वजह से अचानक हार्ट काम करना बंद कर देगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो हम लोग इसी को समझेंगे थोड़ा सा। अगर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में जाता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो दोनों घातक होता है। अगर हम यहाँ पे बात हो रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, अगर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के अंदर राइट साइडेड का हार्ट फेलियर होता है, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्योंकि ये जो होता है ये पर्टिकुलर ब्लड को आगे बढ़ाने का काम करता है, राइट एरोटा जो राइट एट्रियम जो होता है, और वहां से ये वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग्स में और फिर पर्टिकुलर ये लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में पहुंच करके ये पूरे बॉडी को जितने ब्लड की जरूरत होती है जिस ऑर्गन को, उस जगह पे ये ब्लड पहुंचाने का काम करता है इंफीरियर वेन कावा के बाद। अगर हम लोग पर्टिकुलर हेपेटिक वेन की बात करें तो लीवर में और फिर पोर्टल वेन में जो सुपीरियर मेंजेटिक वेन, उसके बाद जो प्रेशर जो होता है वो एनल वेन पे पड़ेगा और वहां से जब रिटर्न आता है जो ब्लड जो एनल वेन के द्वारा, वो एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेन के हो जाने के कारण वहां पे पाइल्स क्रिएट कर देगा, मतलब एक्सटर्नल पाइल्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में जब वो लीवर के ऊपर होगा तो वहां पे एक कंडीशन जनरेट कर सकता है जिसको कहते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। या एक कंडीशन हो सकती है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लीवर। ये दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन होती है, जब ये कंडीशन होगी तो इसमें क्या होगा, जो सिरोसिस ऑफ लीवर जो होता है वो क्यों होगा, क्योंकि पोर्टल वेन के ऊपर हाइपरटेंशन उसका बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन जैसे ही बढ़ जाएगा तो ये लीवर जो होता है वो सड़ना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि वहां जो न्यूट्रिशन पहुंचनी चाहिए थी जितनी मात्रा में वो नहीं पहुंचेगी और जिसके वजह से जो रिटर्निंग मिलना चाहिए उसमें ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होने के बावजूद उसमें न्यूट्रिशन जो भरा रहता है, क्योंकि पोर्टल वेन जो होता है ये ऐसा चीज है कि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ये सभी लोग शायद जानते होंगे, बट ये चीज नहीं जानते होंगे कि इसके अंदर न्यूट्रिशन भी होता है प्रचुर मात्रा में। अगर वो न्यूट्रिशन ना हो तो जब किसी व्यक्ति को कोलेरा होता है तो आप लोग देखे होंगे कि लीवर जो होता है वो बराबर, मतलब खाना खाया वो सीधा पेट मतलब एनाल के रास्ते बाहर हो जाता है, बट पोर्टल का जो प्रेशर होता है वो वहां पे नहीं बढ़ता है और जिसके वजह से पेशेंट मरता नहीं है, पेशेंट कंटिन्यू रहता है, उसका बीपी बराबर बना रहता है, बीपी में गड़बड़ी नहीं आती है। यही कारण है क्योंकि वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बावजूद वहां पे न्यूट्रिशन से वो भरा रहता है और ये लीवर में नहीं जा पाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे सिरोसिस ऑफ लीवर जनरेट हो जाता है। पोर्टल वेन के ऊपर जब प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर धीरे धीरे सुपीरियर मेंजेटिक के तरफ भी बढ़ता है, उस तरफ भी, और ये एनाल में पहुंच जाएगा तो इसके कारण पोर्टल हाइपरटेंशन होना तय होता है, इसको ऐसा माना जाता है। एक कंडीशन होती है जिसमें लीवर जाम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको SGPT बढ़ा मिलेगा, SGOT नहीं बढ़ा मिलेगा,
है ना। सीरम बिलिरुबिन में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है 0.3 तक, उससे ज्यादा नहीं, उस 0.3 तक बढ़ा हुआ मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो एक कंडीशन होती है फैमिली खानदानी दर खानदानी, जीन के वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में ये आता है, ये कंडीशन होती है इंटरनल की। एक्सटर्नल को भी आइए जान लेते हैं, एक्सटर्नल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। एक्सटर्नल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक पहला कारण हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो बोलना चाहिए कोई बैठ के काम करता है, एकदम बहुत अधिक समय तक बैठे रहता है, उस टाइप का काम करता है। या घुड़सवारी वगैरह जो लोग करते हैं, जो टमटम चलाते हैं, वैसे लोग तो हालांकि आजकल नहीं मिलते हैं। जैसे मोची हो गया, एक स्थिर पोजीशन पे बैठ करके काम करता है। इस तरीके से जो लोग काम करते हैं, जैसे खेत में काम करने वाले मजदूर हो गए, मजदूर वर्ग के लोग हो गए, ऐसे लोग जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो टेबल पे बैठे रहते हैं अपने चेयर में, गद्दीदार सेठ वगैरह जो होते हैं एकदम मतलब एक जगह टिका के बैठे हुए हैं, जो एक पोजीशन में घंटों बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जो बटक के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, तो बटक के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से ये कंडीशन जनरेट हो जाती है। कौन सी? एबनॉर्मल डायलेटेड इन वेन। ऐसे लोगों को, जो टीचर होते हैं, जो काफी देर तक खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को एबनॉर्मल डायलेटेड इन वेन होने का चांसेस ज्यादा होता है, वेरिकोसिटी होने की ज्यादा चांसेस मिलती है। ऐसे लोगों में जो लोग बहुत मतलब थोड़ा बहुत लेटरिन लगा है लेकिन वो स्टूल पास करने से थोड़ा सा कतराते हैं और वो उकड़ू बैठ जाते हैं किसी, मतलब जैसे नशेड़ी लोग जो होते हैं, जैसे वो एक जगह कुर्सी के ऊपर पैर करके अपना बैठ जाएंगे, तो ये जो पोजीशन होती है, इस पोजीशन के वजह से जो इंटरनल एक्सटर्नल जो स्पिंटर होता है उस जगह पे क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन समझ लेते हैं। तो एनाल जो वेन होता है, जब वो एबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है, तो जहां जहां पे एनाल वेन एबनॉर्मल हुआ रहता है, जहां पे डायलेशन उसका बढ़ा रहता है, वहां पे ब्लड वेजल जो होता है उसके अंदर ब्लड वेजल के अंदर क्लॉट हो जाता है। और जो प्रेशर लगातार बना रहे, मान लेते हैं यहाँ से ब्लड जा रहा था, ये प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और ये जा रहा है आर्टरी के माध्यम से, ये आर्टरी हो गई, आर्टरी के माध्यम से जा रहा है मान लो, तो जा रहा है और इसमें ये ब्लॉकेज बनाया हुआ है। तो जब ये ब्लॉकेज काफी दिनों तक बना रहेगा तो ये क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। जो जॉइंट्स मैंने बनाए ये नेक्रोसिस हो जाएगा और ये नेक्रोसिस बहुत दिनों तक रहेगा। तो ये जब फटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जब ये फटेगा तो ये क्लॉट जो होता है, ये जो ब्लड जो क्लॉट बनाएगा, ये हेमेटोसिस बोलते हैं ना अपन, जो ब्लड क्लॉट बनाया रहेगा तो ये हेमेटोसिस का रूप ले लेगा। और जब ये फटेगा तो फटने से क्या होगा, क्योंकि वहां पे जो ब्लड क्लॉट हुआ था वो ब्लड क्लॉट वहां से बहेगा, वो ब्लड क्लॉट जो है वो वहां से बहेगा और पर्टिकुलर जो एरिया में ब्लड जहां पे वो एक्चुअल में जाना चाहिए था वो ब्लड वहां पे नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में पेन जनरेट होगा, पेन जनरेट होगा। और जब पेन जनरेट होगा तो आप लोगों को उस कंडीशन में NH9 वॉट्स की जरूरत पड़ेगी। बताऊंगा आगे कैसे यूज करना है। जब ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग क्यों होगी, क्योंकि हार्ड स्टूल पास होगा। क्यों? क्योंकि ये जो जगह पे जहां पे ल्यूब्रिकेंट होना चाहिए था वहां पे नेक्रोसिस हो चुका है।
अब जब नेक्रोसिस हो जाएगा तो वहां पे जो पर्टिकुलर जो म्यूकस मिलना चाहिए था उसमें कमी आएगी, और उसके वजह से वहां पे जो मास्ट सेल होता है, मतलब उसके वजह से बोलना चाहिए, जो एबनॉर्मल डायलेटेड जो वेन होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और वो जो वेन है वो रैप्चर हो जाएगी, और जब डायलेटेड पोर्शन जो होगा वो रैप्चर हो जाएगा तो वहां से ब्लीडिंग होगी, और जब ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो उस टाइम पे जब काफी समय तक वो ब्लीडिंग होती रहेगी इसी प्रकार, तो उस टाइम पे व्यक्ति को सीवियर एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे NH-HB का यूज है, बताऊंगा आगे कैसे करना है उस जगह पे। तो जब ईचिंग की बात करते हैं, तो जब ईचिंग कब होगा, जब वहां पे मॉइस्चर होगा। ये जो जगह है यहाँ पे हल्का हल्का म्यूकस मेम्ब्रेन रिसाव कर रहा है, सिक्रिएशन वहां पे बढ़ गया है, और जब सिक्रिएशन वहां पे बढ़ गया है तो वहां पे जो मॉइस्चर होगा वहां पे इंटरनल पोर्शन में जो मास्ट सेल होता है, मतलब ये जो इंटरनल पार्ट, जो इंटरनल बोलना चाहिए हेमोराइड होता है, जो इंटरनल हेमोराइड्स जो होता है वो वहां पे क्या होगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर पड़ने के वजह से वहां पे जो मास्ट सेल होता है इंटरनल, जब आप चेक कराते हैं तो इस टाइप से आता है ये कभी कभी, कि इंटरनल जो पोर्शन होता है जहाँ पे मास्ट सेल की अधिकता होती है, बट एक्सटर्नल जो पोर्शन होता है वहां पे मास्ट सेल की अधिकता न के बराबर एक्टिवेशन में देखी गई है। और यहाँ पे ल्यूकोट्रिन और हिस्टामिन का सिक्रिएशन अधिक होता है, और यही कारण है कि यहाँ पे इंटरनल अगर होगा तो भी और एक्सटर्नल हेमोराइड होगा तो भी ईचिंग बनी रहती है। ये कंडीशन होती है, और इस कंडीशन को पहचानने के लिए हमको कई बार देखना पड़ता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन, एंकोस्कोपी, प्रोटोस्कोपी, कभी कभी ये कंडीशन होती है जब लीवर पे होता है तो उस जगह पे कभी कभी देखा गया है कि पेशेंट को डिओडनम का अल्सर भी हो जाता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मेडिसिन के मैनेजमेंट पे। तो मैं मेडिसिन का मैनेजमेंट भी बता देता हूँ, पहले पाइल्स का पहले बता देता हूँ ताकि फिर उसके बाद फिस्टुला को भी समझा सकूं। तो NH-No पाइल्स की यहाँ जरूरत होगी। NH-No पाइल्स की जरूरत होगी। इसके अगर ये एक्यूट होगा, ज्यादा पुराना नहीं होगा, तो वहां D3 बनाइएगा, और लगता होगा कि नहीं ये क्रोनिक हो चुका है तो वहां पे D5 बनाइएगा। अब लगता है कि मैंने D3 बना लिया तो 30 ml D3 में 30 ml D3 में प्लस B का इसमें 10 ड्रॉप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और डोज जो होगा वो 10 ड्रॉप होगा विथ हाफ कप ऑफ हॉट वाटर 4 टाइम्स। ये कंडीशन होगी। जहां से भी चालू करेंगे, अगर मान लेते हैं एक्यूट वाला मिला है आपको, एक्यूट मिला है तो D3 से, क्रोनिक मिला है तो D5 से। मिलाना आपको यही है। ये क्या है, ये आपका D3 बेस है। आप इसमें अपना डाइल्यूशन 3 भी मिला करके उपयोग करके देख लीजिएगा, रिजल्ट चोखा आएगा। अब जब हम बात करते हैं, ये तो हुआ NH-No पाइल्स का। एक इसके 15 मिनट के बाद NH-No वाट्स जो होता है मेडिसिन, NH-No वाट्स जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन 19 नंबर की है, ये मेडिसिन 15 नंबर की है।
ये मेडिसिन के साथ में क्या करेंगे, अगर लगता है कि एक्यूट है तो उस जगह पे D3 बना लीजिएगा 30 ml। इसमें D3 बेस का या इसके अंदर GE मिला दीजिएगा 10 ड्रॉप एडेड, ठीक है। और डोज क्रोनिक जो होगा, अगर क्रोनिक होगा तो यहाँ पे बना लीजिएगा आप D5 और इसके अंदर भी सेम यही चीज मिला करके डोज जो होगा वो 10 ड्रॉप विथ हाफ कप ऑफ हॉट वाटर 4 टाइम्स होगा। ये दोनों दवाई 4 बार दिन भर में 15 मिनट के अंतर पे भोजन के पश्चात या भोजन से पहले भी लेना से जो हेमोराइड होता है वो गल जाता है। बट जब 20 दिन दवाई खिला लें तो उसके एक डाइल्यूशन नीचे चले जाइएगा, और अगर डाइल्यूशन नीचे नहीं जाते हैं तो यहाँ 10 ड्रॉप की जगह 15 ड्रॉप दीजिएगा, और उसके 15 दिन के बाद उसको 20 ड्रॉप दीजिएगा, उसके 15 दिन के बाद इसको 25 ड्रॉप दीजिएगा। इसी तरीके से 5 ड्रॉप डोज बढ़ाते जाइएगा। दोनों दवाइयों का मिलान जो है वो यथावत रहेगा, उसमें कोई मिलान में छेड़छाड़ नहीं होगी, और दवाई को जो है वो उसकी मात्रा बढ़ाते हुए पेशेंट पीते जाएगा। एक समय आएगा कि अगर एक्सटर्नल होगा, जो इसमें बाहर आ रहा होगा, तो वो भी जो बाहर आ रहा होगा एबनॉर्मल डायलेटेड वेन वो भी हट जाएगा, और अगर वो अंदर में प्रोस्ट्यूज हुआ होगा तो वो भी वहां से सीधा होगा, और ये जो बेंड हुए हैं, जो ये पोर्शन जो यहाँ से बेंड हुए हैं वो सीधी हो जाएगी, एबनॉर्मल डायलेटेड इन वेन नहीं रह जाएगी, और वो ऑटोमेटिक जहाँ से जब ये ट्रीटमेंट इसका जब 3 से 4 महीना चलता है अगर कंटिन्यू में, तो ये सीधी हो जाती है वेन, और वहां पे किसी भी प्रकार का इस टाइप का जो डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई में बाधा नहीं पहुंचती है, जिससे पाइल्स और हेमोराइड पूर्णतः ठीक हो जाता है। तो हम इसमें जो एक कंडीशंस आती हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसमें एक कंडीशंस आती हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें हैं। जैसे अगर किसी को मान लेते हैं नेक्रोसिस हुआ है, नेक्रोसिस हुआ है मतलब गलना चालू हो गया वो पार्ट, अब गलना चालू हो गया है तो वहां से ब्लीडिंग होती है। तो ऐसी अवस्था में जब ब्लीडिंग होती है तो वहां पे आप A3 प्लस BE का पॉजिटिव में दे सकते हैं 10 ड्रॉप विथ हाफ कप ऑफ हॉट वाटर 4 टाइम्स। ये खाली आपकी ब्लीडिंग को सपोर्ट करता है, नेक्रोसिस से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कम करने में मदद करता है। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट थोड़ा सा आगे का भी जानते हैं। अगर किसी को ब्लीडिंग अधिक होता है और बहुत दिनों तक होता है, तो जब सीवियर एनीमिया होगा तो वहां पे NH, HB, GMS केयर का D2 बना लीजिएगा, और D2 बनाने के बाद यहाँ पे 10 ड्रॉप विथ हाफ कप ऑफ हॉट वाटर 3 और 4 टाइम्स 7 डेज चला दीजिएगा। 7 डेज पिलवा दीजिएगा। HB 2 से 3 ग्राम बढ़ जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी अवस्था में, किसी को अगर ऐसा अवस्था आता है नेक्रोसिस वाला जिसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो वहां पे ल्यूब्रिकेंट को बनाए रखने के लिए
पेशेंट को अधिक मात्रा में पानी पिलवाया जाता है। NH NO गैस का भी उपयोग होता है। अगर किसी व्यक्ति को अधिक कॉन्स्टिपेशन होता है तो NH NO पाइल्स के अल्टरनेट में S लास का D2 बना करके और NH NO गैस का D2 बना करके अल्टरनेट देना चाहिए रात में सोने के टाइम आधा कप गर्म पानी के साथ। तो इसका बेहतर परिणाम ये मिलता है कि NH NO गैस के D2 के अंदर S लास का 10 ड्रॉप डाल दीजिए और उसको 10 ड्रॉप, अगर एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है तो 10 ड्रॉप और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो 15 और 20 ड्रॉप विथ हाफ कप ऑफ हॉट वाटर। हॉट ल्यूकवार्म वाटर नहीं, अगर ज्यादा गर्म हो गया तो उसके अंदर बोले थोड़ा ठंडा पानी मिला देता हूँ तो दूसरे दिन वो बंदा आपको जहां खड़ा होगा खुद भी बदबू खाएगा और दूसरों को भी बदबू खिलाएगा। तो ये तो हुआ अपना NH NO पाइल्स और हेमोराइड के ऊपर। फिस्टुला की भी बात कर लेते हैं। NH फिस्टुला जो मेडिसिन होती है वो भी NH NO पाइल्स मेडिसिन और NH NO वार्ड्स के मेडिसिन के द्वारा ही इसका भी इलाज किया जाता है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अभी अपन लोग बात कर रहे थे हेमोराइड के बारे में। हम बात करेंगे फिस्टुला। फिस्टुला क्या है, फिशरीज क्या है, भगंदर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं फिस्टुला, जिसे हम भगंदर भी कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। एनल कैनाल जो होती है, जो ये एनल कैनाल जो है, ये जो पोर्शन है एनल कैनाल जो है, ये एनल कैनाल के अंदर से जो एनल कैनाल से एक जो पोजीशन होती है जो रेक्टम को जाती है, सॉरी रीनल कैनाल को भी जाती है, तो वो रीनल कैनाल के जो स्किन का जो बाहरी सरफेस होता है वहां पे आपस में वो एक रास्ता बना दे। मैं बोलूं ये रीनल कैनाल है, आपकी रीनल कैनाल है और ये एनाल कैनाल है। अब और ये इस ऊपर की स्किन है, ऊपर की ये स्किन है। तो ये ऊपर की स्किन में एनाल के किनारों में या रीनल में, रीनल का कैनाल में अगर इसमें कोई अंदर अंदर सुराख बन जाए तो अंदर अंदर सुराख जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं फिस्टुला, एनल फिस्टुला। ये एक हो सकता है, दो हो सकता है या मल्टीपल मात्रा में भी हो सकता है। ये कितने प्रकार का होता है आइए वो जानते हैं। ये 5 प्रकार का होता है। पहला होता है एक्स्ट्रा स्पिंटर, पहला। दूसरा होता है सुप्रा, दूसरा होता है सुप्रा स्पिंटर। तीसरा होता है ट्रांस, चौथा होता है इंटर स्पिंटर, और पांचवा जो होता है वो होता है सब म्यूकोसाल। सब म्यूकोसाल स्पिंटर। ये एक एक कंडीशन है ये, और ये कंडीशन के अलावा 3 और कंडीशन होती है जिसमें होता है एक एनाल, एनाल म्यूकोसा। एनाल म्यूकोसा में जो ब्लड वेसल होती है
उसमें स्वेलिंग हो जाए, स्वेलिंग हो जाए। और जब स्वेलिंग हो जाएगा तो ये एक कंडीशन होती है, इसको हम लोग फिस्टुला बोलते हैं। ये एक कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है ये जो एनाल है ये ब्रीच हो जाए, कट जाए, अंदर से बाहर से कहीं से कट जाए। तो जो कट जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं ब्रीच या कट। एनाल। और इसी कंडीशन को एनाल फिशरीज भी कहा जाता है। एनाल फिशरीज कहा जाता है। जब इसको मैं मिटा दूं, जब हम एक तीसरा कंडीशन जो होता है वो होता है एनोरेक्टल एब्सेस। यहाँ पे आपको NH नो एब्सेस का यूज करना होगा। तो एनोरेक्टल एब्सेस जो होता है, ये एनोरेक्टल एब्सेस बनने की वजह से व्यक्ति को जो होता है वो वहां पे अंदर में अब रैप्चर हुआ, रैप्चर होने के बाद यहाँ पे नेक्रोसिस हुआ, गलने लगा, गलने के बाद वहां पे घाव हुआ, घाव होने के बाद वहां पे क्या आएगा, पस आएगा। और ये पस अंदर में भरने लगेगा। कहाँ पे, जहां जहां पे होल है, जहां जहां पे सुराख बन चुका है, वहां वहां पे ये पस आना चालू होगा। और तब यहाँ पे आएगा ये एनाल फिशरीज। फिशरीज, एनाल फिशरीज, इसी को एनाल फिशरीज भी कहा जाता है। और इसी को क्रोनिक एनाल फिस्टुला भी कहा जाता है। जो एनाल का जो पोर्शन होता है, ये जो बटक हुआ, जो एनाल का जो पोर्शन होता है, ये जहाँ स्पाइनल का L5 होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ से एनाल का जो पोर्शन होता है, इसके किनारे की स्किन पे वुंड हो सकता है, छोटा सा मस्सा टाइप का दिखेगा। और हो सकता है कि वहाँ पे कभी कभी वो फट जाता है और 6 महीने पे, 3 महीने पे वहाँ से पहले पस, फिर उसके बाद ब्लीडिंग और फिर बदबू वाला ब्लीडिंग। और इसमें जब आप ग्राम चेक कराते हैं एलोपैथी के अनुसार, तो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकी, ग्राम नेगेटिव सेल्स पाए जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है जिसमें हम फिस्टुला फिशरीज या भगंदर के नाम से जानते हैं। एनाल कैनाल जो होता है उसके बाहर तरफ से, बाहर के द्वार में ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस का सेक्रेशन करते हैं। एनाल मार्ग जो होता है वहां पे ल्यूब्रिकेंट युक्त होता है। अगर वहां ल्यूब्रिकेंट नहीं होगा तो जब ये कंडीशन आती है, जब ये ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जो एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेन हो जाता है, तो वहां उस कंडीशन में वो रैप्चर हो सकता है, फट सकता है। और फटने के वजह से वहां पे आपको अल्सर हो सकता है। अब ऐसी अवस्था में जब अल्सर होगा तो वहां पे म्यूकोस को कम करना होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन को कम ठीक करना होगा। वहां पे आप S3 का यूज करते हैं इस मेडिसिन के अंदर। या ऐसे कर सकते हैं कि जो मेडिसिन NH नो वर्ड्स और NH नो पाइल्स आप दे रहे थे, जिसमें आप NH नो पाइल्स जो मेडिसिन थी, इस NH नो पाइल्स के अंदर आपको मेडिसिन एक मिलानी होती है। वो मेडिसिन के अंदर क्या मिलाते हैं वो मैं बता दे रहा हूं आपको। NH नो पाइल्स के अंदर
आपको मिलाना होता है इसके अंदर मिलाना होता है वर1 और YE। वर1 का 5 ड्रॉप और YE का 5 ड्रॉप इस कंडीशन में, फिस्टुला के कंडीशन में आप मिलाइएगा। वहां पे अगर किसी को इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है तो वहां पे NH नोपाइल्स के अंदर D5 बना करके वहां पे P2 का 5 ड्रॉप डाल दीजिएगा। ये अगर लगता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रहा है तो वहां पे आप NH नो पाइल्स के अंदर आप D1 बना करके एसलास का 10 ड्रॉप डालिएगा और अल्टरनेट में YE का 10 ड्रॉप, अल्टरनेट में YE का D1 बना लीजिएगा और उसका 10 ड्रॉप आधा कप गर्म पानी में डाल करके अल्टरनेट में दोनों को पिलवा दीजिएगा। कैसा भी कॉन्स्टिपेशन होगा वो टूटेगा और बिल्कुल ठीक होगा पेशेंट। तो आप लोगों को कैसी लगी ये मेरी क्लास बताइएगा जरूर कमेंट के माध्यम से। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में हम लोग बहुत अच्छा रोल प्ले क्रिएट कर रहे हैं। अगर किसी का WBC बढ़ जाता है, कैंसर सेल्स जनरेट हो जाते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा और अपनी जो NH नो वाट्स या नो पाइल्स जो मेडिसिन है उसके बारे में भी दिखा देता हूँ। ये है मेडिसिन NH नो पाइल्स। ये NH नो पाइल्स है, D3 बेस है। ये NH नो वाट्स है, NH नो वाट्स मेडिसिन है। ये D3 बेस है। ये भी अगर किसी को सीवियर एनीमिया होता है तो ये NH-HB केयर है। इस मेडिसिन का सेकेंड डाइल्यूशन दीजिएगा। HB कैसा भी पेशेंट जिसका सिकलिंग भी होगा या जिसको आयरन की कमी होगी, जिसको फॉलिक एसिड आप खिलाते होंगे या जिसको आयरन से या मल्टीविटामिन्स खिलाते होंगे, वहाँ पे वो मेडिसिन देने से HB को गेन करती है, बहुत तेजी से गेन करती है। और ये एक मेडिसिन है अगर किसी को वुंड हो जाए और वहाँ से अब पस आना लगे फिस्टुला के केस में, तो इस मेडिसिन का 40 नंबर की मेडिसिन है। इस मेडिसिन का NH नो एब्सेस नाम है। इस मेडिसिन का आप D9 बना करके वहाँ से 3 ड्रॉप और 5 ड्रॉप 4 टाइम्स आधा कप गर्म पानी में मिला करके पिलवाइएगा। पस आ रहा होगा तो वहाँ पे YE का यूज़ कीजिएगा। घाव सुखाना होगा तो GE का यूज़ कीजिएगा। पेन आ रहा होगा तो WE का यूज़ कीजिएगा। और अगर वो बहुत पुराना होगा तो वहाँ पे S5C5 का यूज़ कीजिएगा और S3C3 का यूज़ कीजिएगा। और जब बहुत नया होगा तो वहाँ S5C5 का यूज़ कीजिएगा। ऐसा करके आप अपने उस पेशेंट की जो एब्सेस हुआ होगा, चाहे फिर वो फिस्टुला हो, चाहे फिर वो फिशरीज हो, चाहे फिर वो पाइल्स हो, क्रोनिक पाइल्स हो, ब्लीडिंग पाइल्स हो, वो सभी चीज़ों को न्यूट्रल करेगी। एक कंडीशन आती है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में ये हमारा एक मेडिसिन है। हालांकि ये एंटीबायोटिक नहीं है, बट ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर WBC को बहुत ही तेजी से बढ़ाने और घटाने का कार्य करती है। ये मेडिसिन है NH-WBC कंट्रोलर D3 बेस। कैंसर के भी तत्व को हम हटा सकते हैं। एक मेडिसिन हाल ही में बनी है जो कैंसर के ऊपर ही बहुत ही कारगर साबित हो रही है। इस मेडिसिन को अगर किसी भी कैंसर के डिजीज में अगर हम चलाते हैं अल्टरनेट में, तो ये मेडिसिन RBC कंट्रोलर है। ये मेडिसिन का नाम मैंने रखा था NH-RBC कंट्रोलर। इससे ल्यूकीमिया के जो WBC काउंट 1500 से 500 के बीच चले जाते हैं, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। ये NH-RBC है। इस मेडिसिन का उपयोग अभी हाल ही के कुछ दिनों में डॉक्टर मयंक सिंह, डॉक्टर रविंदर शर्मा, डॉक्टर क्या नाम है, सुनील पालकीजा,
हाँ, सुनील पालकीजा मुंबई से। और ऐसे ही कुछ ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि एलोपैथिक हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने इसका उपयोग करके इसके बारे में काफ़ी चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे कि 10 दिन इस दवा को देने के बाद कैंसर सेल्स बॉडी के अंदर नहीं आ रहे हैं, जो कि वाकई चौंकाने वाला तथ्य है। इसकी एनिमल टेस्टिंग होने की है। ये एनिमल टेस्टिंग होने के बाद ये क्रांति लाएगी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा जगत में। भूल चूक के लिए क्षमा चाहता हूँ। जय मैटी, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी।